बारिश की हल्की हल्की रिमझिम खिड़की के शीशे से टकरा रही थी। मेहर खान खिड़की के पास खड़ा हल्के से मुस्कुरा रहा था जब कमरे का दरवाजा बगैर दस्तक के खुला और बाना अली अब्दुल्लाही से अंदर आया। वो जीन्स की पट और सादा सा कुर्ता पहने हुए था, हाथ में सिगरेट का पैकेट था जिसे उसने अंदर आते ही जेब में वापस डाल दिया। वाह भाई, उसने हंसते हुए कमरे पर एक ट्याना निगाह डाली। लगता है सुहागरात मेरे खान भाई की खूब गुजरी, वह छेड़ने वाले अंदाज में बोला था। मेहर खान ने पीछे मुड़कर उसे देखा, मुस्कुराया, फिर 2 कदम चलकर प्लांक के करीब आ गया। तुम्हें भी यह खुशी नसीब हो सकती है, शादी कर लो। अब क्या इरादा है, उसने आंखों में शोखी भरकर कहा। बाना ने काका लगाया, फिर बहकई से सोफे पर बैठते हुए बोला, शादी और मैं सवाल ही पैदा नहीं होता। जबकि मेहर उसको देखते हुए बोला था, फिर अब क्या करोगे? बस फिलहाल तुम्हारी हवेली में बैठकर सिगरेट पाकून। लड़की हम जोम के लिए बनी नहीं, लड़की सिर्फ हमारे लिए एक जरूरत है जो वक्त पड़ने पर मनवा लेते हैं। मेहर खान ने आंखें सखा कर उसे देखा, चेहरे पर मलाल की हल्की सी पाकाइम उभरी, मगर वह जल्दी से मुस्कुरा दिया। मगर जो सुकून और लज्जत हलाल में है मेरे भाई, वो हराम में नहीं। उसकी आवाज में ठहराव था जैसे कोई सच्चाई दिल से निकल रही हो। बाना ने थोड़ा सा छींक कर नजरें चुराई, वो कुछ कहने ही वाला था कि दरवाजा हिस्टगी से खुला और एक नाजुक सा वजूद अंदर आया। सर पर सुर्ख दुपट्टा जिसके किनारों पर सुनहरी गूट की झलक थी, हल्के से हाकट हुए कदम और आंखों में हाकल लिए वो अंदर दाखिल हुई। जूही बाना की नजर उस पर पड़ी, वो फौरन संभल कर खड़ा हुआ। लड़की ठिठक गई, आंखें हैरत से फैल गई और फिर वह हाकट हुए पीछे हटने लगी। रुक जाओ, शहर आओ इधर, मेहर खान ने नर्म लहजे में कहा और हाथ बढ़ाकर उसे अपने करीब बुला लिया। शहर हिस्टगी से आगे बढ़ी, दुपट्टा दोनों हाथों से संभाले, निगाहें नीची की और मेहर के पास आकर खड़ी हो गई। मेहर ने उसके कंधे पर हाथ रखा, फिर बाना की तरफ देखा। इससे मिलो बाना, यह मेरी बीवी है। और फिर झुककर उसने अपनी बीवी की तरफ देखा था और निहायत मोहब्बत पाश लहजे में बोला था, और इससे मिलो, आप खास मेरे लिए शहर से शादी अटेंड करने आया है। बाना ने एक लम्हा शहर को देखा, जैसे दिल में कुछ तेज सा छुप गया हो। उसने हिस्टगी से सलाम किया, फिर नजरें झुकाकर मखजिया सा मुस्कुराया, मुबारक हो भाई आप दोनों को। फिर फौरन हाथ के इशारे से मटा की और तेज कदमों से कमरे से निकल गया। कमरे में कुछ लम्हे खामोशी छा गई, बाहर बारिश थोड़ी तेज हो चुकी थी। मेहर ने शहर की तरफ देखा, उसकी नजरें अभी भी दरवाजे पर टिकी थी। शायद बाना के अंदाज ने उसे कुछ अजीब सा महसूस करवाया था। चलो बैठो, मेहर ने धीरे से कहा। शहर प्लांक पर बैठ गई और मेहर उसके सामने कालीन पर बैठ गया था। वह खान था मगर उसके बावजूद औरत की इज्जत करना बखूबी जानता था। हवेली की आडाई नीम टाइखी में डूबी हुई थी, पुराने तर्ज की संगमरमर की फर्श पर बाना के जूतों की चाप गूंज रही थी। बाना अली तेज कदमों से चलता जा रहा था मगर उसकी पेशानी पर उलझन और तंज की मिलीजुली लकीरें थी। चलते चलते उसने आलब खुद से कहा, अरे यह मेहर ने अपने लिए क्या पसंद किया है, कौतकाना होकर एक काली लड़की को अपनी बीवी बना लिया। वह सांवली और पुअकजिस रंगत को काली रंगत से तस्बिया दे रहा था, उसकी आवाज में तंज भी था, हैरत भी। हमने तो सुना था कि गांव की लड़कियां बड़ी हसीनो जमील होती हैं, नैन नक्श वाले चेहरे, दूध जैसा रंग, यह क्या मिला है उस बेचारे को? कहते हुए वह खुद ही हंस दिया। एक काका फिजा में गूंज उठा मगर आडाई की खामोशी ने उसे फौरन दबा दिया। जेब से मोबाइल निकालकर उसने स्क्रीन पर उंगली फेरनी शुरू की। एक मेल बाना थी, एक जरूरी फाइल अटैच करनी थी, लेकिन नेटवर्क का निशान सिफर था। नाक बाउंग चढ़ाते हुए उसने बार बार मोबाइल को ऊपर उठाकर सिग्नल चेक किए, लेकिन नाकामी। क्या गांव है यार, सिग्नल भी हवेली में दाखिल होते हुए इजाजत लेते हैं? शायद वह हाल कर बाबाया और फिर अडाई पार करता हुआ सहन की जानिब बढ़ गया। सहन खुला सासबा और धूप से धुला हुआ था, कोने में एक बूढ़ा डाकहटा छांव किए खड़ा था, उसके नीचे हवेली का मुलाजिम झाड़ू से जमीन साफ कर रहा था। उसकी उम्र 50 के आसपास होगी, लिबास सादा, पाँव में पुरानी सी चप्पल और हाथ में झाड़ू। बाना ने तेजी से उसकी तरफ कदम बढ़ाए और आवाज दी, बात सुनो, यहाँ इंटरनेट कनेक्शन कब तक आते हैं और किस तरफ ज्यादा सिग्नल आते हैं? अंदाज मामूली था, मुलाजिम ने सर उठाकर
उसे देखा, आंखों में हैरत और मोहताज सा सवाल था। आपकी तारीफ, आप कौन? बाना की तेवरी चढ़ गई, लहजे में सख्ती। डा जो सवाल पूछा है उसका जवाब दो। तुम्हारे मेहर साहब का दोस्त हूँ बाना अली, वो कड़ा अकड़कर बोला था। मुलाजिम फौरन संभला, घबराहट से झाड़ू रोक कर दोनों हाथ जोड़े। माफ करना साहब, बस यूं ही पूछ लिया था। बड़े साहब को कुछ ना कहिएगा। उसने एक डाकखटा की तरफ इशारा किया। यहाँ उस डाकखटा के नीचे एक कनेक्शन आ जाता है, आप वहाँ चेक कर लें। बाना ने बगैर कोई और बात किए सर हाँ में हिलाया और मोबाइल हाथ में पकड़े उस डाकखटा की तरफ बढ़ गया। पीछे मुलाजिम ने एक नज़र उसे जाते हुए देखा, फिर झाड़ू दोबारा जमीन पर मारी, जैसे अपने तजुआ को मिटा देना चाहता हो। डाकखटा के साए में खड़ा बाना अली एक हाथ ऊपर उठाए मोबाइल को हवा में भी बदल बदल कर सिग्नल तलाश कर रहा था। मोबाइल की स्क्रीन पर एक दो बार सिग्नल की बारीक लकीरें हिलमिल मगर फिर गायब हो गई। वह हल्का बोला, यार इस नेटवर्क ने तो दिमाग खराब कर रखा है। अचानक ही उसकी नज़रें हवेली के पिछले हिस्से की तरफ उठी। एक वीरान सा कड़ा खस्ता हाल मगर वसी अहाता नजर आया, जैसे बरसों से कोई बकायदा इस्तेमाल ना हुआ हो। बाना ने नज़रें छोटी की, कुछ देर वहीं देखता रहा जैसे किसी याद को गांगल रहा हो, फिर बोला, चलो देखते हैं अंदरूनी हिस्सा कैसा है। रात को तो कुछ समझ नहीं आया, जल्दी जल्दी पहुंचा था। उसने आहिस्ता आहिस्ता कदम उस समटा बढ़ाए। हवेली घूमने का उसे बचपन से शौक था। पुरानी इमारतों, अडाइयों और खाली कमरों में कुछ ना कुछ कशिश जरूर महसूस होती थी। दिल में ख्याल आया, शायद यहाँ की कोई तस्वीर खींचकर इंस्टा पर डाल दूं, थोड़ा तो इम्प्रेस होगा यह गांव। जैसे ही वह एक तवील गुआगा पार करके अंदर पहुंचा, एक बड़ा सा हॉल सामने आ गया। स्टूनों से आजटा पुराने कलाइयों से ढका हुआ, जहां रात को शादी की टकाइबा हुई थी। रोशनदानों से छनकर आती रोशनी धूल ड फर्श पर छोटे छोटे रोशन धब्बे बना रही थी। बाना अभी एक कदम आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक उसकी नजरें बाएं तरफ गई। वो वहीं साकेत रह गया। सामने एक लड़की जमीन पर बैठी झाड़ू लगा रही थी। उसका दुपट्टा सर पर ढला हुआ था, बाजू पतले मगर मजबूत, आंखें झुकी हुई और चेहरे पर वह नरमी जो खुद को नुमाया किए बगैर भी दिल को छू जाए। कपड़े सादा मगर साफ सुथरे, उसकी सलीकमंडी और खामोशी बाना को लम्हा भर को कहीं गुम कर गई। बाना ने एक कदम बढ़ाया ही था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। वो चौंक कर पलटा, दिल की धड़कन तेज हो गई। सामने एक उधेड़ शख्स खड़ा था। कपड़ों से अंदाजा हुआ कि शायद कोई खादिम या मुलाजिम है। आदमी ने सख्त लहजे में पूछा, आपकी तारीफ, आप कौन है यहाँ? बाना ने गहरी सांस ली, खुद को संभाला और अंदाज थोड़ा नर्म रखते हुए बोला, मैं मेहर खान का दोस्त हूँ बाना अली। और आप? आदमी फौरन दो कदम पीछे हटा, सर झुका कर बोला, मैं यहाँ का माली हूँ, नाम इसयाका अहमद है। वो लड़की, वह मेरी बेटी है। कोई काम है आपको? बरन ने चंद लम्हे उसे देखा, फिर धीरे से बोला, अपना नंबर दो मुझे, तुमसे एक काम है, बाद में बात होगी। लेकिन नज़रों की चमक बहुत कुछ बता रही थी। इसयाका अहमद ने हैरत से उसे देखा, फिर कड़ा परेशानी से बोला, क्या कोई खास बात है? क्यों नंबर चाहिए? वो वाकई हैरान हुआ था। बाना ने निगाहें हटाए बगैर जवाब दिया, जरूरी है, बाद में बताऊंगा। खामोशी का एक लम्हा गुजरा, फिर इसयाका ने अपनी जेब से पुराना सा मोबाइल निकाला, स्क्रीन पर नजरें जमाई और हिस्टरी से नंबर बता दिया। बाना ने नंबर नोट किया, फिर दोबारा एक नज़र उसकी बेटी पर डाली जो अब भी झाड़ू लगा रही थी, बेखबर, अपनी ही दुनिया में गुम। वो बगैर कुछ कहे पलट गया, मगर उसकी चाल में अब एक मुख्तलिफ सी संजीदगी आ चुकी थी, जैसे वह कुछ सोच रहा हो या कोई नया सवाल पैदा हो गया हो जिसका जवाब वह खुद तलाश करने जा रहा हो। हवेली के सामने कूसदा सहन में दोपहर की धूप धीरे धीरे उतर रही थी। नीम के डाकखटा के नीचे बाना अली अपनी स्याह फॉर्च्यूनर के पास खड़ा था, हाथ में मोबाइल थामे, किसी आखिरी कॉल या पैगाम का मुंतजिर, जैसे शहर की मसापा जिंदगी उसे दोबारा अपनी बाहों में लेने को बेकरार हो। वो सफ़ेद कुर्ते और नीले डेनिम में मलबस था, आंखों पर स्याह चश्मा, चेहरे पर खासी संजीदगी। उसी लम्हे मेहर खान भी बाहर आया। अब वह शादी के अवेटी कपड़ों के बगैर मगर वकार और टमकनटा लिए बाना के साथ आकर खड़ा हुआ। चंद लम्हों की खामोशी के बाद वह बाना की तरफ देखकर धीरे मगर सख्त लहजे में बोला, अब बस कर यार, बहुत हो गया, तुम भी अब शादी कर लो, 28 के हो।
चुके हो मसला। अब की बार मैं अपनी बीवी के साथ तुम्हारी शादी में शरीक होना चाहता हूँ। बाना एक लम्हे को मुस्कुराया, फिर हंसते हुए आगे बढ़ा और मेहर को गले लगाकर बोला, यह शादी जैसी अज़्म तुम ही निभाओ खान, हम जैसे आज़ाद पंछी ऐसे रिश्तों में कैद नहीं होते। जिंदगी की उड़ान बगैर किसी जिम्मेदारी के ही अच्छी लगती है। मेहर ने एक नज़र बान की तरफ देखा और निहायत संजीदगी और नर्म लहजे में बोला, मेरे भाई शादी कोई कैद नहीं, खुशी का सौदा है, वो खुशी जो तन्हाई में नहीं मिलती, जब कोई तुम्हें संभालने वाला हो, तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाला। हर रात किसी के साथ सोने से ज्यादा कीमती होता है हर सुबह किसी की मुस्कुराहट से जागना। बहान ने कुछ लम्हे उसकी बात सुनी, फिर सर झुकाकर नजरें चुरा ली। शायद पहली बार वह भी कुछ लम्हों को रुक गया था या कहीं थम कर जा रहा था। अच्छा, शहर कब आ रहे हो? बाना ने बात बदलने की कोशिश की। मेहर ने थोड़ा सा सर झुकाया, जमीन की तरफ देखा, फिर हिचकी से बोला, अभी नहीं, एक डील चल रही है यहाँ वह गांव में ही पूरी होनी है, शायद 2-3 हफ्ते लग जाए, फिर देखते हैं, आऊंगा लेकिन तुम्हें अपडेट देता रहूंगा। बाना ने सर हिलाया, फिर गाड़ी का दरवाजा खोला, आखिरी बार एक नज़र मेहर पर डाली, जैसे बहुत कुछ कहना हो मगर वक्त कम हो। खुदा हाफिज खान, उसने धीरे से कहा। खुदा हाफिज भाई, ख्याल रखना, मेहर ने जवाब दिया, मगर उसकी नज़रों में खामोश सी तशवीश थी, जैसे बाना के लफ्जों के पीछे छुपी खुला को वह महसूस कर चुका हो। बाना गाड़ी में बैठा, दरवाजा बंद किया और एफ ट्यूने की आवाज गूंजी। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता हवेली के दरवाजे से निकल गई। मेहर वहीं खड़ा रहा, उसकी नजरें धूल उड़ाती जाती। गाड़ी के पीछे कुछ देर तक जमी रही, फिर जैसे खुद को संभालते हुए वह वापस अंदर की तरफ पलट गया। वह देखने में बला का हसीन था, खूबसूरती खुदा ने उस पर अलग से उतारी थी, मगर गुआ नाम का नहीं था। इतनी जायदाद का मालिक होने के बावजूद हर शख्स से इज्जत से पेश आता था। यही वजह थी कि हवेली का हर मुलाजिम उससे घबराता भी था और उसकी इज्जत भी करता था। एक हफ्ते बाद रात के दिन के 10 बजे बज चुके थे। शहर की ऑक्साइयों में नहाया हुआ हाई क्लास क्लब जिंदगी की बेबाक धड़कन जैसा दिख रहा था। अंदर मौजूद लाउंज में मध्यम नीली रोशनी, बार की पोश से झांकती गहरी शराब की बोतलें और हल्की म्यूजिक की धुन माहौल को मजीद बेलगाम बनाए हुए थे। बाना अली एक कोने में डब्बिस सोफे पर नामडा हालत में बैठा था, हाथ में शराब का गिलास, आंखों में गफलत की चमक और चेहरे पर वही मकाजूस लापरवाही जो उसकी पहचान थी। उसके साथ बैठी गहरी अमकैदा लड़की, जिसकी ड्रेस मखजिया और चमकदार थी, उसके कान में झुककर बोली, क्या आप मेरे साथ डांस करेंगे? बाना ने गिलास को आखिरी घूंट तक खत्म किया, फिर उसे मेज पर रखा और बीनी से उठ खड़ा हुआ। चलो देखते हैं तुम में कितना एडममा है। जबकि लड़की मुस्कुरा कर खड़ी हो गई थी। दोनों स्टेज की तरफ बढ़े, लुत्फ्का पर बेस भरी म्यूजिक की धुन तेज हुई और बाना पूरी अबकाडी से डांस करने लगा। उसकी हाकटा में नशा, गुआ और बयावही साफ झलक रही थी। लड़की भी उसके साथ टाकटी रही, मगर बाना की नज़र इर्द गिर्द के माहौल से कटी हुई थी। चंद लम्हों बाद एक नौजवान सिक्योरिटी टाइप शख्स स्टेज के पास पहुंचा और धीरे से बाना के कान के करीब होकर बोला, सर आपकी मीटिंग तय हो गई है रूम नंबर 36 में अभी। बाना ने एक लम्हे को उसकी तरफ देखा, फिर शरारती अंदाज में लड़की के गाल पर बेबाकी से भोंसा दिया और बगैर कुछ कहे स्टेज से नीचे उतर आया। ऊपर के फ्लो पर वह आराम से कदम उठाता रूम 36 की तरफ बढ़ा। अंदर दाखिल हुआ तो नीम रोशनी में 3 यार्ड पहले से बैठे थे। कमरे में सिगार का धुआं और कायहिपा सा हथियारों का टजुआ महसूस होता था। जैसे ही बाना अंदर आया, तीनों उठ खड़े हुए। उनमें से एक दरमियानी उम्र का अरबी लुक वाला शख्स आगे बढ़ा और अब्दुलिया होकर बोला, अस्सलाम वलकम बाना साहब। वलकम अस्सलाम शेख रशीद, बाना ने गामाजी से जवाब दिया। कैसी रही दुबई की ट्रिप? शेख हंसा, आपका दिया हुआ तोहफा इतना खूबसूरत था कि वापस आने का दिल ही नहीं जा रहा था। बाना कुर्सी पर बैठे हुए मुस्कुराया, बस यही चाहता हूँ कि मेरे मेहमान खुश रहें। शेख ने मुंह की तरफ आते हुए कहा, बाना साहब आपने मलीटा ले ली, लेकिन हमें अब तक हमारा सामान नहीं मिला। हम आपसे मटमया हैं मगर परेशानी होती है। बाना ने अपने हाथ की उंगलियों से मेज पर हल्की सी टायाटा दी, फिर बोला, आपको आपका सामान भी मिलेगा और इस बार एक रात के लिए तोहफा भी।
नया और खास होगा, बस थोड़ा सा वक्त दें। शेख रशीद ने दिलचस्पी से पूछा, यह तोहफा क्या खास है? पिछली बार तो कमाल था। बाना ने आंख दबाकर कहा, इस बार तोहफा गांव से है, असली देसी कमरे में मौजूद। बाकी दो यार्ड हंस पड़े। शेख ने फिर संजीदा लहजा इख्तियार किया, ड्रग्स और सल की टाजिल कब तक मटकू है, हमें आगे पहुंचाना है। बाना ने अपना मोबाइल खोलकर एक तस्वीर देखते हुए कहा, कुछ सामान अभी अरेंज कर रहे हैं, गैरकानूनी रास्तों से आ रहा है, बाकी हमारे हाथ में है, जैसे ही मुकम्मल हुआ आपको पहुंचा देंगे, आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। शेख ने इत्मीनान भरी सांस ली, शुक्रिया वाना साहब, आप वाकई इस शहर के असल मास्टर हैं। बाना ने संजीदगी से सर हिलाया, मास्टर नहीं, खिलाड़ी हूं और खेल अभी बाकी है, लहजा आंच देता था। काफी देर तक उनकी मीटिंग चली थी और उस मीटिंग का ज्यादातर हिस्सा आने वाले की प्लानिंग थी। दोपहर के वक्त बाना अली अपने ऑफिस के कूस्टर कमरे में बैठा हुआ था। बड़े शीशे की खिड़की से धूप अंदर आ रही थी, कमरे की खामोशी में सिर्फ एयर कंडीशनर की हल्की सी सरगोशी सुनाई दे रही थी। सामने टेबल पर पड़ी फाइल्स खुली हुई थी, मगर बाना का जहन कहीं और था। वो कुर्सी से जरा पीछे हुआ, जेब से अपना मोबाइल निकाला और थोड़ा सोचकर एक नंबर डायल किया। फोन दूसरी बेल पर ही उठा लिया गया। अस्सलाम वलकम साहब, बोलिए। दूसरी तरफ से मबा आवाज आई, वलकम सलाम, इसयाका अहमद। बाना ने नरमी से पूछा, जी साहब, मैं इसयाका ही हूँ, याद आया, मैं बाना बात कर रहा हूँ, मेहर खान का दोस्त, हवेली में मिला था तुमसे। जी साहब, पहचान गया। पाम, बाना ने कुर्सी की पुश्त से टेक लगाई, मैं तुम्हें कुछ पैसे भेज रहा हूँ मोबाइल के जरिए, तुम अपनी बीवी और बेटी के साथ शहर आओ, मुझे तुमसे कुछ खास बात करनी है। दूसरी तरफ लम्हा भर की खामोशी रही, फिर इसयाका ने कड़ा हाकट हुए कहा, साहब, दरअसल मुझे मेहर साहब छुट्टी नहीं देते। बाना ने हल्का सा काका लगाया, जैसे इस जवाब की ट्वकू थी। अरे यार, तुम्हारे लिए एक जबरदस्त ऑफर है, मैं तुम्हें अपने मलमिना का हेड बनाना चाहता हूँ, पोस्ट तब्दील करनी है, तुम्हारी तनख्वाह भी अच्छी होगी, रिहाइश भी मिलेगी, बच्चों का स्कूल शहर में अच्छा है, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी, और अगर कहो तो मैं तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब भी लगवा सकता हूँ, बस तुम एक बार आ तो जाओ। इसयाका ने एक लम्हे को कुछ सोचा, फिर उसकी आवाज में एकदम सर्द मेहरी आ गई, साहब मार्टा, लेकिन मैं अपने मालिक के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, बरसों से उनका नमक खाया है, उनका एतबार नहीं तोड़ सकता। बाना ने अपनी मुस्कुराहट दबाई, मगर लहजा नरमी से भरा हुआ था, इसयाका साहब, सिर्फ नौकरी की नहीं, मुझे तुमसे जाती तौर पर भी कुछ बात करनी है, तुम अपनी बीवी और बेटी के साथ चक्कर तो लगाओ, खाना मेरे साथ खाओ, अगर बात पसंद ना आई तो वापस चले जाना, तुम्हारी मर्जी। इसयाका चंद लम्हे खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, ठीक है साहब, मैं आ जाऊंगा, बेटी भी शहर देखने की जिद करती है, बहुत खूब। बाना ने फौरन कहा, पैसे अभी भेज रहा हूँ, कल या परसों निकल आना, एड्रेस मैं तुम्हें व्हाट्सएप कर रहा हूँ। जी बेहतर साहब, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। इसयाका बाना ने कॉल काटते हुए मोबाइल मेज पर रखा और खिड़की से बाहर देखते हुए मुस्कुरा दिया, जैसे कोई शतरंज की चाल कामयाब हो गई हो। रात का सन्नाटा ऑफिस के इर्द गिर्द मुकम्मल छाया हुआ था, सड़कें सुनसान और लाइट्स की जर्द रोशनी इमारत के शीशों से टकराकर अंदर आ रही थी। बाना अली अपने कैबिना में कुर्सी पर नीम दराज बैठा कुछ फाइल्स पर नजर दौड़ा रहा था। इर्द गिर्द की खामोशी में घड़ी की टिकटिका और जी की हल्की आवाज ही सुनाई दे रही थी। वो एकदम चौंका जब दरवाजा बिना नॉक किए खुला और अंदर दाखिल होने वाले शख्स को देखकर उसके चेहरे पर हैरत की लहर दौड़ गई, लेकिन फौरन कास्कालकी से मुस्कुराता हुआ उठ खड़ा हुआ, अरे सर, आप हमारे गरीब खाने का चक्कर कैसे लगा लिया? बाना ने आगे बढ़कर मेहर को गले लगाते हुए कासदिली से कहा। मेहर हंसते हुए उससे अलग हुआ, बस एक डील के सिलसिले में शहर आया था, सोचा तुमसे मुलाकात भी कर लूं, तबीयत कैसी है तुम्हारी? बाना ने बैठने का इशारा किया और खुद भी अपनी कुर्सी पर बैठते हुए बोला, बिल्कुल ठीक हूं और तुम्हारी बातों का असर भी हो रहा है। मेहर ने हल्की मुस्कुराहट के साथ संजीदगी से पूछा, अच्छा कैसा असर? बाना ने नजरें जरा झुकाकर कुछ देर खामोशी के बाद कहा, बस यही कि तुम ठीक कहते हो, जो सुकून और लज्जत हलाल में है वह हराम में नहीं, मैं वाकई अब शादी के बारे में संजीदगी से सोच रहा हूँ। मेहर की आंखों
मैं खुशी की झलक उभरी, उसने फौरन दोनों हाथ मेज पर रखते हुए कहा, यार बाना, यह सुनकर दिल खुश हो गया, वाकई बहुत अच्छी बात की तुमने, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि बाना अली इतना बदल भी सकता है। बाना ने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, बदलना जरूरी है यार, बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सहा, अब दिल चाहता है कि थोड़ा सुकून मिले। मेहर ने दिलचस्पी से पूछा, तो फिर कौन खुशनसीब है? बाना ने आहिस्ता से सर झुकाकर जवाब दिया, एक गरीब घर की लड़की है लेकिन दिल को लगती है साफ सादा सच्ची। मेहर ने थपकी देकर कहा, सबा बाना, यह हुई ना बात तुम जैसे शख्स का, अगर यह बदला हुआ चेहरा दुनिया को दिखाई दे तो लोग तुम्हें और ज्यादा इज्जत देंगे। बाना ने मुस्कुराकर कहा, और तुम्हें बुलून शादी में तैयार रहना, लेकिन आखिरी वक्त पर कोई प्लान ना बना लेना। मेहर ने फौरन नहीं में सर हिलाते हुए कहा, अरे दोस्तों के लिए जान भी हाजिर है। बाना हंसते हुए उठा, चलो फिर तुम बैठो, मैं कॉफी मंगवाता हूँ। हाँ हाँ, एक कप तो बनता है फिर नाकलून। मेहर ने आराम से कुर्सी से टेक लगा ली। बाना ने इंटरकॉम का बटन दबाया, सलमा 2 कॉफी भेज देना प्लीज। कमरे में एक पुअस्कुना खामोशी छा गई जो बरसों पुरानी दोस्ती के एतबार से भरपूर थी, लेकिन कोई नहीं जानता था यह बरसों पुरानी दोस्ती किस तरह बर्बाद होने वाली है। 2 रोज बाद बाना अली के बंगले का लाउंज निहायत शानदार और जदीद तर्ज से सजा हुआ था। हल्की रोशनी नीचे बिछा डोबिया कालीन, शीशे की बड़ी खिड़कियों से आती धूप और आमदा सोफे, माहौल एक खास सुकून और ताकत की झलक दे रहा था। इसयाका अहमद और उनकी बीवी सहिस्टा बेगम सोफे पर पहलू से बैठे थे, दोनों के काओं पर हाका और बेचैनी थी। इसयाका के हाथ आपस में जुड़े हुए थे और नजरें कभी मेज पर रखे पानी के गिलास पर, कभी बाना की तरफ उठती थी। सहिस्टा बेगम खामोशी से अपने दुपट्टे को बार बार सेट कर रही थी। बाना अली जो सामने की कुर्सी पर बड़े एतमाद से टेक लगाकर बैठा था, आहिस्ता से आगे झुका, उसकी नजरें सीधी इसयाका पर थी। आवाज नर्म थी लेकिन लहजे में वही दबाव छुपा था जो बरसों की ताकत और रोब से आता था। इसयाका, मैंने तुम्हें नौकरी की ऑफर दी थी और अगर तुम कहो तो तुम्हें गवर्नमेंट जॉब भी दिलवा सकता हूँ। इसयाका फौरन सीधा हो बैठा, चेहरे पर एक संजीदा सख्ती आई, साहब मैंने आपको पहले भी मना कर दिया था, मेहर साहब के साथ मेरी वफादारी है, उन्होंने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है, मैं उनके साथ गद्दारी नहीं कर सकता। बाना ने खामोशी से सर हिलाया, चेहरे पर एक हल्की सी हंसी आई, हाँ यह बात तो है, मेहर वाकई सबकी मदद करता है। उसके लहजे में एक अजीब सी गूंज थी। फिर वह जरा कुर्सी से सीधा होकर बैठा, अब की बार उसकी नजरें सहिस्टा बेगम पर ठहर गई। खैर, मुझे एक जाती बात भी करनी थी। वह चंद लम्हे रुका, मैंने तुम्हारी बेटी देखी थी, क्या नाम है उसका? सहिस्टा बेगम थोड़ा चौंकी, फिर नरमी से बोली, मिनाल नाम है, प्यार से हम सब मीनू कहते हैं। बाना ने हल्के से इस में सर हिलाया, बहुत खूबसूरत नाम है, दरअसल मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद आई है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। यह बंगला, कारोबार, सब कुछ मेरा अपना है, ना कोई भाई ना बहन ना माँ ना बाप, आप मेरे बारे में मेहर से भी पूछ सकते हैं। उसके कहने से पहले ही इसयाका अहमद अपनी जगह से उठ खड़े हुए, चेहरे पर गुस्सा और अबिकिना थी। अगर यह बात थी साहब तो आप मुझे फोन पर बता देती तो मैं कभी यहाँ आता ही नहीं, मैं शहर में अपनी बेटी की शादी नहीं करूँगा। साजदा बेगम ने फौरन शौहर की बात थामी, अरे बात तो मुकम्मल सुनने दो। मगर इसयाका ने बीनी से अपनी बीवी की बात काटी, चलो साजदा, हमें यहाँ मजीद नहीं रुकना। बाना अली खामोशी से उनकी तरफ देखता रहा, उसके चेहरे पर अब कोई मुस्कुराहट नहीं थी, सिर्फ सख्ती थी। इसयाका अहमद अपनी बीवी के साथ तेजी से बाहर की जानिब बढ़ गए। बाना ने गहरा सांस लिया और कुर्सी पर टेक लगा ली, नजरें दरवाजे पर जमी थी जहां से अभी वह दोनों निकले थे। कमरे में अब मुकम्मल खामोशी थी, मगर बाना की आंखों में एक दबा हुआ गुस्सा और अना की चिंगारी साफ दिखाई दे रही थी। मगर कहते हैं ना, दौलत कुछ भी हासिल करवाने का दम रखती है। रात के सन्नाटे में गांव के डखेली दरवाजे पर एक स्याह फॉर्च्यूनर गाड़ी साकेत खड़ी थी, इर्द गिर्द खामोशी का राज था, सिर्फ कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज कभी कब्बा। खामोशी को चीरती गाड़ी की अंदरूनी रोशनी मध्यम थी और उसकी विंडशील्ड पर पड़ी शबनम की हल्की बूंदें चमक रही थी। चंद लम्हों बाद स्याह ओढ़नी में लिपटी सहिस्टा
बेगम धीरे कदमों से गाड़ी की तरफ बढ़ी। वो इर्द-गिर्द का जायजा लेते हुए गाड़ी के दरवाजे तक पहुंची। दरवाजा हिचकी से खुला और वह बिना कुछ कहे पीछे आकर बाना अली के बराबर में बैठ गई। गाड़ी के अंदर परफ्यूम और चमड़े की खुशबू मिलीजुली फिजा पैदा किए हुए थी। बाना की निगाह अब भी सामने सड़क पर थी, मगर उसके चेहरे पर एक सर्द इत्मीनान था। चंद लम्हे खामोशी में गुजरे, फिर सहिस्ता बेगम ने उसकी तरफ देखा। उनकी आवाज़ धीमी मगर तल्ख थी। मेरा शौहर तो पागल है, उसे कुछ समझ नहीं आती कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, बस हर वक्त हंगामा ही घटता रहता है। बाना ने गर्दन मोड़कर उनकी तरफ देखा, कोई रद्दे अमल जाहिर ना किया। मैंने घर जाकर इस रिश्ते के बारे में खूब सोचा था, पर सच कहूँ तो आपका रिश्ता बिल्कुल मुनासिब लगा मुझे। वह रुकी, जैसे खुद पर काबू पा रही हूँ, इसीलिए मैंने आपसे दोबारा राब्ता किया। मैं तैयार हूँ, मगर मसला यह है कि मेरा शौहर राजी नहीं और उसकी रजामंदी के बगैर मैं अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकती। बाना ने गहरी सांस ली और सर को हल्का सा कामा दिया। तो आप ही मुझे मशवरा दें, मैं ऐसा क्या करूं कि आपका शौहर राजी हो जाए, क्योंकि एक बात तय है, मैं आपकी बेटी के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा। सस्ता बेगम ने गहरी नजरों से उसे देखा, फिर आहिस्ता से बोली, अगर तुम वाकई संजीदा हो तो एक ही रास्ता है। बाना की आबरू हल्की सी चिड़ी, दिलचस्पी बढ़ गई। अगर तुम मिनाल को अगवा कर लो, यानी किडनैप कर लो, तो सारे मसले हल हो जाएंगे। वह रुकी, फिर धीमे लहजे में बोली, बस एक रात उसे अपने साथ रखना, फिर मेरे शौहर को जाकर कहना कि तुम उसके साथ सब रिश्ते कायम कर चुके हो, अब शादी चाहते हो। इज्जत के मामले में वह अंधा है, मान जाएगा। वो माँ नहीं, उस लम्हे कसाई लगी थी जो खुशियों की खातिर किसी भी शय को कुर्बान करने को तैयार थी। गाड़ी के अंदर खामोशी छा गई। बाना की नजरें चंद लम्हों तक उसके चेहरे पर जमी रही, फिर अचानक उसके होठों पर एक चमकती हुई खतरनाक मुस्कुराहट उभरी। उसने अपनी जेब से एक मोटी नोटों की गड्डी निकाली और आहिस्ता से सहिस्ता बेगम की तरफ बढ़ा दी। ठीक है, काम हो जाएगा, और थैंक यू सो मच मुझ पर इतना यकीन करने के लिए। सहिस्ता बेगम ने हिचकिचाते हुए हाथ बढ़ाया, पैसे थाम लिए और अस्तगी से दरवाजा खोलकर गाड़ी से बाहर निकल गई। उनके कदम तेजी से सड़क की जानिब बढ़ने लगे, जैसे जल्द जल्द उस मंजर से निकल जाना चाहती हूँ। पीछे गाड़ी की रोशनी फिर मध्यम हुई। बाना अली ने एक लंबी सांस ली और उसके लबों पर एक और गहरी शैतानी मुस्कुराहट नामुधाहा हुई। खेल अब शुरू हुआ है, वह खुद से हाबाया। दोपहर के वक्त सूरज पूरी बोटबा से चमक रहा था। धूप गांव की मिट्टी से उठती भाप को और तेज कर रही थी। सन्नाटे में लिपटे गांव की कच्ची गलियां किसी वीरान मैदान का मंजर पेश कर रही थी। मिनाल सफेद दुपट्टा ओढ़े धूप से बचने के लिए अपनी आंखों पर हाथ रखे हवेली की तरफ जा रही थी। उसके कदम तेज थे, जैसे किसी जल्दी में हो, या शायद वह बस सूरज की टैस से बचना चाह रही थी। रास्ता बिल्कुल सुनसान था, कहीं दूर कोई गधा गाड़ी गुजर रही थी और चंद मुर्गियां किसी दीवार के साए में दबी दबी वोम में चहक रही थी। जैसे ही वह हवेली के करीब पहुंची, अचानक एक स्याह रंग की फॉर्च्यूनर गाड़ी उसके ऐन सामने आकर रुकी। वह अचानक रुकी, आंखें हैरत से फैल गई, कदम थम गए। यह किसकी गाड़ी है? उसने खुद से सरगोशी की और पीछे हटने लगी। अगले ही लम्हे गाड़ी के पिछले हिस्से से दो नाकबैस मर्द निकले। एक के हाथ में सफेद रुमाल था, जिसने तेजी से केमिकल की बह फिजा में फैल गई। कौन हो तुम लोग? पीछे हटो, वो जोर से चिल्लाई और पीछे हटने लगी, मगर जमीन पर पांव लड़खड़ा गया। इससे पहले कि वह संभल पाती, एक ने तेजी से आगे बढ़कर उसका मुंह पकड़ा और दूसरे ने रुमाल उसकी नाक और मुंह पर रख दिया। हटाओ, यह छोड़ो मुझे, वह चीखी। हाथ पैर मारने लगी, मगर रुमाल की बह इतनी शदीद थी कि चंद लम्हों में ही उसका जिस्म ढीला पड़ने लगा। जल्दी करो, ज्यादा वक्त नहीं है, एक ने जोर से कहा। गाड़ी का दरवाजा खोलो, दूसरे ने जल्दी में दरवाजा खींचा। मिनाल के हाथ अब भी हल्की हल्की हरकत कर रहे थे। वह बामुश्किल मामटा की कोशिश कर रही थी, मगर उन मर्दों ने उसकी कोई आवाज ना सुनी। उसकी चीखें खामोश हो चुकी थी। उसे जबरदस्ती घसीटते हुए गाड़ी में डाला गया। पाँव अंदर करो, जल्दी दरवाजा बंद करो, कोई देख ना ले, एक ने जल्दी में कहा। दरवाजा जोर से बंद हुआ और गाड़ी तेजी से मट्टी उड़ाती हुई वहां से निकल गई। मिनाल नीम बेहोशी की हालत में गाड़ी की पिछली सीट पर
गिरी पड़ी थी। उसके दुपट्टे का किनारा दरवाजे से बाहर लटक रहा था जो गाड़ी की रफ्तार के साथ हवा में लहरा रहा था। गांव की वह गलियां जो कुछ लम्हे पहले तक खामोश थी अब सिर्फ मिट्टी के बादलों से अटी हुई रह गई। कोई यह नहीं जानता था कि उस सुनसान दोपहर में एक बेटी अपनी मां के तय किए गए शैतानी मंसूब का शिकार बन चुकी थी। बाना के बंगले के कमरे की फिजा में एक खामोशी छाई हुई थी, जैसे दीवारें भी सांस रोककर किसी अनहोनाका वाकया का इंतजार कर रही हो। पुराना सा बल्ब मध्यम रोशनी दे रहा था और पंखे की घूमती पांखुएं मुसलसल एक बेरहम तसलसल में आवाज पैदा कर रही थी। दरवाजे के बाहर कदमों की चाप सुनाई दी और अगले ही लम्हे दरवाजा किरकिराहट हुए खुला। बाना अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे वह किसी तमाशे से पहले टमसियों को खुशामदीद कह रहा हो। मिनाल कमरे के कोने में सिमटी बैठी थी। जब से होश आया था वह उसी कोने में सहम कर बैठी हुई थी, दुपट्टे के पल्लू को अपनी मुट्ठी में आका चेहरा जर्द, आंखें खौफ से फैली हुई थी। उसकी सांसें तेज थी और होठ कपकपा रहे थे। बाना हिस्टा हिस्टा कदम उठाता हुआ उसके करीब आया। उसकी नजरें मिनाल के चेहरे पर जमी थी और लबों पर वही जहरीली मुस्कुराहट। पहचानती हो इस खेल को? उसने झुककर कहा। तुम्हारी माँ ने खुद कहा था कि तुम्हें अगवा कर लूं, फिर वक्त गुआम तुम्हारे साथ तुमसे रिश्ता कायम करूं और तुम्हारे अब्बा को कहूं कि अब यह बर्बाद हो चुकी है, उसकी इज्जत खाक में मिल चुकी है, तो मेरा निकाह इसके साथ करवा दो। मिनाल की आंखों से आंसू रवा हो गए। उसने कांपते हाथ जोड़े और हिक्कियों के दरमियान बोली, खुदा के लिए मुझे बर्बाद मत करें, मैं बहुत पाकीजा लड़की हूँ, कभी कोई गलत काम नहीं किया। मेरे बाबा वह आपको हाँ कह देंगे, लेकिन निकाह से पहले मेरे साथ जुल्म मत करें। बाना चंद लम्हे उसकी तरफ खामोशी से देखता रहा, जैसे उसके आंसू उसके दिल में नहीं दिमाग में आबा हो रहे हो। फिर वह सीधा खड़ा हुआ और टाई अंदाज में बोला, अरे ऐसे क्यों बोल रही हो जान, तुम्हारी अम्मा ने तो मुकम्मल इजाजत दे दी है, खुद कहा है कि सब कुछ कर लो फिर रिश्ता तय हो जाएगा। वो चीख पड़ी, मेरी माँ को क्या मालूम इज्जत क्या होती है, खुदा के लिए मुझे बकास दे। बाना ने एक कदम और आगे बढ़ाया, फिर रुक गया। तुम्हें देखकर मजा आ रहा है, तुम्हारा डर, तुम्हारे आंसू, यह मुझे कमजोर नहीं करते बल्कि ताकत देते हैं। मगर सच कहूँ, इरादा तुम्हारे साथ कुछ करने का नहीं था, मगर आज तुम्हें देखकर मैं खुद को रोक नहीं पा रहा, मुझे माफ करना स्वीट हॉट। यह कहते ही वह उसका हाथ थाम कर ले गया, जबरदस्ती उसे खड़ा करके। वह दीवार के साथ उसे बसटा कर चुका था। वह खौफ से लर्ज रही थी, मगर वह जालिम बन गया था। धीरे धीरे वह उसकी गर्दन पर झुकता चला जा रहा था। वह खुद को छुड़ाने की मुमकिन कोशिश कर रही थी, मगर वह दरिंदा बन चुका था। जैसे ही उसने दोबारा उसे झटकने की कोशिश की, उसने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा और फिर कमरे की तमाम बत्तियां बुझा दी गई। उसे बिस्तर पर धकेल कर वह उस पर हावी हो चुका था। वह रोती रह गई, मगर उस दरिंदे को उस मासूम पर रहम नहीं आया था। वह उसकी मासूमियत उससे छीन चुका था, जिसके नाम से भी वह वाकिफ नहीं थी। लाउंज में धूप की किरणें खिड़कियों से छन छन कर अंदर आ रही थी। हल्की सी धुंध अभी भी फिजा में बाकी थी, जो सुबह की नमी और बेचैनी का अक्स मालूम हो रही थी। बाना एक कीमती सोफे पर नीम दराज हालत में बैठा चाय के घूंट ले रहा था। सफेद कुर्ता पजामा पहने, बाल सलीके से जमे हुए, चेहरे पर हमेशा की तरह पुअस्कुना मगर जहर भरी खामोशी छाई हुई थी। दरवाजा जोर से खुला, शोर की आवाज पर उसने सर उठाकर देखा। इसयाका अहमद हवास बखटा हालत में अंदर दाखिल हुआ। उसकी हालत ऐसे थी जैसे किसी ने उसकी रूह छीन ली हो। कपड़े गर्द से अट, आंखें सूजी हुई, और साथ साजदा बेगम थी जिनकी चादर बार बार सर से सिहक रही थी और वह आंसू पांकां में लगी थी। उन्हें क्या पता था कि उनका मंसूबा उनकी बेटी की जिंदगी वाकई तबाह कर देगा। इसयाका अहमद तेजी से चलता हुआ बाना के करीब आया और धाम से उसके कदमों में बैठ गया। वह सिसक रहा था, उसके हाथ लर्ज रहे थे। बाना साहब, खुदा का वास्ता है, मेरी बेटी को रहा कर दो, हमें आपसे यह उम्मीद नहीं थी। उसकी आवाज आंधा गई। मैंने तो सिर्फ इस रिश्ते से मना इसलिए किया था कि शहर के लोगों पर एतबार नहीं, मेरी बेटी एक मासूम, नेक और शरीफ लड़की है, और आपने जो कुछ किया। बाना ने सुकून से चाय का आखिरी घूंट पिया, कप मेज पर रखा और पुश्त को
सोफे से लगा लिया, आंखें आहिस्ता से बंद की जैसे किसी खुशबू का मजा ले रहा हो। फिर उसे देखा। क्या किया मैंने, आवाज में तंज और संडिली थी। तुम्हारी बेटी मेरे साथ है, महफूज है, बस जरा हवेली के उसूलों से हटकर लाई गई है। इसहाक अहमद ने जमीन पर हाथ मारा। मगर आपने हमें धमकी दी है, कहा है कि तस्वीर इंटरनेट पर लगा दोगे, यह जुल्म है। बाआना साहब खुदा से डरिए। बाआना का चेहरा सख्त हो गया। उसने सामने झुककर इसहाक की आंखों में देखा। अगर मेहर खान को एक लया भी पता चला तो सबसे पहले तुम्हारी बेटी का गला घंट कर माऊन, फिर उसकी तमाम तस्वीरें सारी दुनिया में वायरल करूंगा, तुम्हें गोलियों से भून दूंगा और तुम्हारी औरत, हाँ, उसकी जिंदगी को जहन्नुम बना दूंगा। सहिस्ता बेगम सिस्कीम भरने लगी। इसहाक का जिस्म कांपने लगा। तो बेहतर है अपनी चोंच बंद रखो और निकाह करवा दो आज, खुशी से या मजबूर होकर, यह तुम पर है। इसहाक ने दोनों हाथों से चेहरा ढांप लिया और तड़प कर बोला, अल्लाह आपको माफ नहीं करेगा बाना अली, जुल्म कभी छुपता नहीं। बाना ने काक लगाया वो हंसी जो सिर्फ बेखौफ जालिम हंसता है। अल्लाह का हिसाब मेरा और उसका मामला है, तुमसे इजाजत नहीं ली मैंने। फिर संजीदा होकर उसकी आंखों में देखा। तो बताओ निकाह करवा रहे हो या नहीं। इसहाक का दिल जैसे बंद हो गया हो, उसकी सांसें उलझ गई, मगर लब कपकपा कर निकले, करवा रहा हूं मगर दिल से नहीं, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। बाना ने आंख मारकर मुस्कुराकर कहा, मुझे तुम्हारी माफी की जरूरत भी नहीं, बस तुम्हारी बेटी चाहिए। खामोशी दोबारा लाउंज में छा गई थी, मगर वह अब आटनाका हो चुकी थी। फौरन ही निकाह का इंतजाम किया जाना शुरू हो चुका था। तकरीबन 1 घंटे बाद तमाम इंतजामात मुकम्मल हो गए थे। लाउंज की फिजा पर एक बोझ सा छाया हुआ था। मिनाल एक तरफ सोफे पर बैठी, सर पर दुपट्टा लिए थी। दुपट्टा उसके सर पर बाम मुश्किल टिका हुआ था, जैसे उसकी रूह भी उस जिस्म के साथ राजी ना हो। आंखें सूजी हुई, चेहरा जर्द, हाटा खुश और नजरें नीची। वो बोल भी रही थी तो आंखों से और वह चीख भी रही थी तो खामोशी में। बाआना अली उसके बराबर में बैठा था। मौलवी साहब ने रस्मी कलमटा की तकरीर के बाद सवाल दोहराया। उनके हाथ में निकाहनामा था और नजर मिनाल पर। मिनाल, इसहाक अहमद, आपका निकाह बान अली वद रहीम अली से तय किया जा रहा है, क्या आपको यह निकाह कबूल है। वो बिल्कुल साकेत बैठी थी, कोई अम्बिस नहीं, कोई आवाज नहीं, जैसे आवाज उसके वजूद से रुखसत हो चुकी हो। बाना ने बेचैनी से करवट बदली और फिर बगैर कोई लिहाज किए उसका बाजू जोर से थामा और अपने करीब करके झटका दिया। बोलो, उसकी आवाज में दबाव था, जैसे हुक्म दे रहा हो। मिनाल की आंखों से बहते आंसू, गालों से टपके होंठ, कप और बाम मुश्किल लबों से निकला, कबूल है। मौलवी साहब ने दोबारा सवाल किया, मिनाल, इसहाक अहमद, आपको यह निकाह बाना अली से कबूल है। वो फिर सिसकने लगी, लब टा और लाटी हुई आवाज में बोली, कबूल है। तीसरी बार सवाल हुआ, मिनाल, इसहाक अहमद, आपका निकाह बाना अली से तय पाया, क्या आपको कबूल है। मिनाल ने दोनों हाथ गोद में मजबूती से पकड़ लिए, आंखें बंद की और आंसुओं के बीच बम मुश्किल तीसरी बार कहा, कबूल है। अब निगाहें बाना पर गई। वो बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में बैठा था, चेहरे पर एक मसनई सी मगर अंदरूनी गुआया की चमक आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। मौलवी साहब ने नरमी से सवाल किया, बाना अली वद रहीम अली, क्या आपको यह निकाह मिनाल इसहाक अहमद से कबूल है। बाना ने बड़ी रवानी से जवाब दिया, जी कबूल है। दूसरी बार भी यही सवाल हुआ। उसने फिर मटमया अंदाज में कहा, कबूल है। तीसरी बार भी वही तसल्ली, वही एतमाद, कबूल है। निकाह मुकम्मल हुआ, मगर कमरे में कोई खुशी की लहर ना उठी। मिनाल के करीब पड़ी चादर पर उसके आंसुओं के गीले धब्बे गवाही दे रहे थे कि यहाँ सिर्फ रस्म पूरी की गई है, दिलों का कोई रिश्ता नहीं बना। बाना ने एक टमनीटा भरी नजर उस पर डाली, जैसे कह रहा हो, अब तुम मेरी हो गई हो। मिनाल ने नजरें झुका ली थी। वह आज भी उजड़ी हुई थी, कल भी और शायद कल भी, क्योंकि उसका निकाह जिस्म से नहीं उसकी मजबूरी से हुआ था। रात के साए चारों जानिब फैल चुके थे। कमरे की फिजा सन्नाटे में डूबी हुई थी। हवा में मेहंदी, मोतिया और उदासी की मिलीजुली खुशबू फैली थी। कमरे के वस्ता में सफेद बेडशीट पर चंद सुर्ख गुलाबों की पत्तियां बेतरतीब गिरी थी, जैसे किसी ने बस रस्म पूरी करने के लिए फेंक दी हो। कमरा दुल्हन के नाम से सजा जरूर था, मगर ना उसमें खुशी की झलक थी, ना ही किसी नई जिंदगी की चमक। मिनाल सादा सुर्ख लिबास में, सर पर
दुपट्टा लिए चुपचाप बैठी थी। दुपट्टे की ओट में उसकी आंखें मुसलसल नम थी और पलकों पर लाट आंसू हर लम्हा बगावत के लिए तैयार थे। वह नजरें झुकाए बैठी थी जैसे खुद से, जिंदगी से, किस्मत से, और नजरें चुरा रही हो। दरवाजा बंद होने की मध्यम सी आवाज आई और कदमों की चाप अपने दिल की धड़कनों में अपटाटिबी डाल दी। लम्हा भर बाद बाना अली कमरे में दाखिल हुआ। वो हिस्टा हिस्टा चलता हुआ उसके करीब आया और फिर बगैर कोई लया कहे उसके साथ बेड पर बैठ गया। उसकी आंखों में वही पाटियाना एतमाद था जैसे कोई जंग जीत कर आया हो। यह हाथ दो, उसने नरमी का नकाब ओढ़े एक सख्त लहजे में कहा और मिनाल के इनकार से पहले ही उसका नाजुक हाथ थाम लिया। उसकी उंगली में चमकती हुई अंगूठी पहनाई और फिर मुस्कुराकर बोला, तो कैसा लग रहा है मियां? बाना अली बनकर मिनाल की आंखें भर आई, आंसू बह निकले। उसने हौले से अपना हाथ खींचने की कोशिश की मगर कामयाब ना हो सकी। आंखों में कुआबा और दिल में आटा लिए टूटती आवाज में बोली, आपने जो निकाह से पहले मेरे साथ किया अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। वो जिना में शुमार होता है, आपको सजा जरूर मिलेगी। अल्लाह का कहर बड़ा सख्त होता है। उसके लहजे में कोई गाली नहीं थी, सिर्फ दर्द था और वह दर्द दिल चीर देने वाला था। बाना ने एक जोरदार काका लगाया, ऐसा काका जिसमें शर्म नहीं सिर्फ बेरहमी थी। उसने मिनाल को अबगया देखा और मुस्कुराकर बोला, तुम्हें पता है तुम्हारे निकाह के बाद तुम्हारे साथ क्या कुछ होने वाला है? मिनाल की आंखों में खौफ उभर आया, वह पलकें उठाकर उसे देखने लगी। दिल जैसे धड़कना भूल गया हो। तुम मेरा कैश हो? वो हंसा, तुम्हारी जिंदगी में जो बदलाव आने वाला है ना, वह तो मैं तुम्हें कल से बताऊंगा। अभी फिलहाल मुझे अपनी कामयाबी एंजॉय करने दो। उसके लहजे में वही सपाकीटा थी जो किसी कमजोर की शिकस्त से खुश होने वाले में होती है। मिनाल सकिटा बैठी रही, वह कुछ बोल ना सकी, लब टाटा मगर आवाज साथ छोड़ गई। बाना ने एक बार फिर काका लगाया और फिर बेड के साथ रखी रिमोट से रोशनी की आखिरी किरण भी बंद कर दी। कमरे में घुप अंधेरा छा गया। मिनाल ने आंखें बंद कर ली जैसे उस जुल्म के अंधेरे में खुद को भी छुपा लेना चाहती हो। बाहर कहीं नूर कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी जैसे कुदरत भी उस खामोशी पर आटा कर रही हो। 2 हफ्ते बाद कमरे में नीम अंधेरा छाया हुआ था, सिर्फ एक कोने में रखी लैंप की मध्यम रोशनी दीवार पर सैप कर रही थी। बाना कमरे में दाखिल हुआ तो उसके हाथ में एक चमकीला लिबास था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी जैसे वह पहले से सोचा हुआ कोई खेल खेलने आया हो। मिनाल बेड के किनारे खामोश बैठी थी, सर झुका हुआ, चेहरे पर दुख की गहरी लकीर सब थी। बाना ने आकर वह लिबास उसके सामने फेंका, कपड़ा बिस्तर पर गिरा और चंद सेकंड तक दोनों खामोश रहे। यह पहनो, हमें पार्टी में जाना है, उसने बेरहम लहजे में कहा। मिनाल ने आहिस्ता से लिबास को देखा, वो निहायत बेहुदा था। कमर और बाजू तकरीबन बरहना थे, लंबाई घुटनों से भी ऊपर और कपड़े की बारीकी से अंदर का सब कुछ नुमाया। उसने हिचकिचाते हुए नजर उठाई, चेहरे पर हैरत, शर्म और खौफ के मिलेजुले टजुआटा थे। मैं यह नहीं पहन सकती, क्या हो गया है आपको? मैं आपकी बीवी हूँ, औरत चार दीवारी और पर्दे में अच्छी लगती है। बाना ने उसकी बात सुनते ही जोरदार काका लगाया। वह आगे बढ़ा, उसके सामने आकर खड़ा हो गया, आंखों में तमस्का साफ झलक रहा था। बीवी तुम? उसने तन से कहा, क्या मैं पागल हूँ जो एक माली की बेटी से मोहब्बत में आकर शादी कर लूंगा? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? मिनाल की पलकें ला लगी, उसका दिल जैसे सीने में कांप उठा हो। आप क्या कहना चाहते हैं? उसने धीरे से पूछा। तुम सिर्फ कैश हो मेरे लिए, समझी? बाना ने दांत पिसट हुए कहा, आज तुम्हें पार्टी में लेकर जाऊंगा, वहां अमियाडा होंगे, तुम्हें उनके साथ डांस करना है, उन्हें शराब पेश करनी है, उनकी खुशी के बदले मुझे नोट मिलेंगे, डील्स मिलेगी नहीं। मिनाल ने लाटी आवाज में कहा, मैं यह सब नहीं करूंगी, मैं ना यह लिबास पहनूंगी ना ही किसी गैर मर्द के साथ। यह सब गुनाह, आप क्यों मेरी जिंदगी को जहन्नुम बना रहे हैं? बना ने सख्ती से उसका बाजू पकड़ा, झुककर उसके कान के करीब आकर सरगोशी की, तुम इनकार करके कुछ नहीं बचा सकती। अगर तुमने इनकार किया तो मैं तुम्हारी वह तस्वीरें वायरल कर दूंगा, तुम्हारी रातें भी बेच दूंगा ऐसे मर्दों के साथ जिनका जिक्र भी तुम्हें थरा देगा। फिर तुम किसी काबिल नहीं रहोगी, तुम्हारा बाप, तुम्हारी माँ, कोई भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। वो बहुत अच्छा ब्लैकमेलर था। लम्हे में मिनाल का चेहरा जर्द हो चुका था, जिस्म कांपने लगा था। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की मगर बाना ने गिरफ्त मजीद सख्त कर दी। तो अब बताओ, पार्टी में चल रही हो या मैं तुम्हारी दुनिया उलट दूं? उसकी आंखों में बेबसी छा गई, वो पलकें झुका गई और सर को बम मुश्किल हिलाया। एक टूटे अल्फाज जैसी सरगोशी उसके होठों से निकली, ठीक है चलूंगी। बाना ने मुस्कुराकर उसका बाजू छोड़ा और कहा, शाबाश, इसी तरह बात माना करो तो तुम्हारी जिंदगी आसान हो
जाएगी। फिर वह पलटा जैसे कुछ जीत कर जा रहा हो और मिनाल बस एक और बार सह गई और फिर यह सिलसिला चल दौड़ा था। वह हर रोज उसे गलिस लिबास पहनाकर पार्टीज में लेकर जाता था, उसकी खूबसूरती को कैश करवाता था। खुदा का शुक्र था अब तक उसने उसकी इज्जत को आउंडन नहीं दिया था, मगर वह दिन दूर नहीं था जब वह किसी मर्द के साथ अपनी बीवी को सुला देता। पार्टी की औक्साइयों में कमकटामका आ पर थी, खुशबूदार परफ्यूम्स की महक फिजा में रची बसी थी। मौसी की मध्यम आवाज और काकों का शोर माहौल को मसनई खुशियों से भर रहा था। सफेद स्याह और चमकते हुए लिब्सों की भरमार में वह एक कोने में दीवार के साथ खामोश खड़ी थी। लिबास चुस्त था, नैसंडिडा और खुद पर जबरदस्ती थोपा गया। उसके बाजू बरहना थे, पीठ तक कही हुई कमीज और ऊंची आइयों में वह बार बार लड़खड़ा रही थी। सर झुका हुआ था, नजरें जमीन पर जमी हुई थी, लेकिन आंखें आंखें मुकम्मल तौर पर वीरान बुझी हुई, जैसे जिंदगी उससे रूठ गई हो। चंद लम्हे ही गुजरे थे कि अचानक उसके दिल में एक अनजाना सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे घूर रहा हो। उसने अपघटिया नजरें उठाई और उस सिम देखा जहां से यह कॉल्स महसूस हो रही थी। दरवाजे पर खड़ा वह शख्स मेहर खान, उसी का मालिक। एक पल को मिनाल जैसे पत्थर की हो गई, सांस लेना भूल गई, नजरें जम गई, जिस्म शल हो गया। वह भी उसे ही देख रहा था, नजरें कुछ पहचानने की कोशिश में थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता वह कदम बढ़ाता उसकी तरफ आने लगा। वह सामने आकर रुका, कुछ लम्हे उसे खामोशी से देखता रहा, फिर हिचकी से बोला, मीनू तुम हो ना, यहाँ क्या कर रही हो? वो उसके लिबास से नजरें चुराते हुए बोला था। मिनाल जैसे होश में आई, जल्दी से नजरें झुकाली, घबराकर पलटी, मगर उसके कदम थम गए जब मेहर की आवाज में गुस्सा उभरा, मैंने सवाल किया है तुमसे, तुम यहाँ क्या कर रही हो और यह क्या लिबास पहना है तुमने? तुम्हारी टाबीटा क्या यही है? गांव की बेटी होकर ऐसी बातें? उसका लहजा सख्त था, आंखों में हैरत और नाराजगी दोनों थे। मिनाल ने कांपते हुए लब खोले, आंखों से आंसू बहने लगे, आवाज भर आ गई, मैंने कुछ नहीं किया, मैं मजबूर हूँ। बाना ने मुझे अगवा किया था, उसने बाबा को धमकाया, निकाह जबरदस्ती करवाया और अब वह मुझे पार्टियों में लाकर लोगों के साथ मुझे बेचता है, कैश करवाता है। मेरी मजबूरी है मेहर साहब, मेरी कोई गलती नहीं, मैं बस बचना चाहती हूँ। वो एक लम्हे में ही सब कुछ बयान कर गई थी, अल्फाज जैसे बम मुश्किल निकल रहे थे और आंसू हर जुमले के साथ बहते जा रहे थे। उसकी मासूमियत और दुख सच्चाई की सूरत में उसके चेहरे पर वाथे। मेहर ने गहरी नजर से उसे देखा, दिल के अंदर कुछ टूटने की आवाज आई, उसका दोस्त इतना गिर सकता था उसने सोचा भी नहीं था। वह खामोश खड़ा रहा लम्हे भर के लिए, जैसे कुछ सोच रहा हो, फिर उसकी नजरें अचानक एक जानिब जम गई, बाना जो पार्टी के बीचों बीच एक लड़की के साथ अब्दुलगिया हो रहा था, हाजिका में मसापा था। मेहर की आंखों की शक्ति और तेवर बदल गए, उसने बाना को घूर कर देखा बहुत देर तक, जैसे वह उसकी जात के हर पर्दे को चाक कर रहा हो, और फिर खामोशी से पलटा और वहां से चला गया। मिनाल ने उसे जाते हुए देखा, एक उम्मीद और अबिकिना की कैफियत में। वह नहीं जानती थी कि यह खामोशी तूफान का पसकामा है या फिर एक और आजमाइश का आगाज, लेकिन उसने एक उम्मीद के साथ उसे अपने ऊपर भी बीती तकलीफ बताई थी और उसका खामोशी से चले जाना उसे मजीद दुख में मबटल कर गया था। सूरज की किरणें शीशों से छनकर लाउंज में बिखरी हुई थी, मेज पर नाश्ता सजा था, टेबल पर गर्म चाय से भाप उठ रही थी, ताज़ा फल और सैंडविच करीने से रखे हुए थे। बाना अली सफ़ेद शलवार कमीज में नरमी से झूलती कुर्सी पर टेक लगाए चाय का घूंट ले रहा था, चेहरे पर इत्मीनान था जैसे रात की कोई थकन अब उतर चुकी हो। मगर अचानक बाहर से शोर की गूंज उभरी, जैसे दरवाजे के बाहर कोई हंगामा हो। बाना का हाथ चाय के कप पर ही रुक गया, वह खड़ा होने ही लगा था कि दरवाजा एक धमाके से खुला, धक से उसके दिल में कुछ गिरा। दरवाजे से मेहर खान अंदर दाखिल हुआ, संजीदा चेहरा, आंखों में शोले और हाथ में चमकती बंदूक, उसके पीछे असला बरादर गार्ड्स भी फौरन अंदर आ गए। पूरे बंगले का माहौल एकदम कजीदा हो गया। बाना ने एक लम्हे को मेहर को देखा, फिर हल्की सी हैरत और मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ा, ओ भाई सुबह सुबह यह क्या ड्रामे ले आए हो, बैठो नाश्ता साथ करें। अभी उसका जुमला मुकम्मल भी ना हुआ था कि मेहर खान का हाथ उठा और एक जोरदार थप्पड़ बाना के चेहरे पर पड़ा। बाना लड़खड़ाता पीछे हुआ, थोड़ा सा
फर्श पर गिरने से बचा। आंखों में हैरत और अबीकिना तैरने लगी। मेहर ने धक्का देते हुए दांत पिसट हुए कहा, अबगाटा इंसान दोस्ती के नाम पर धब्बा, मुझे शर्म आती है खुद पर कि कभी तुझे दोस्त समझा। मेरी हवेली की बेटी पर गंदी नजर रखता है तू और फिर जबरदस्ती निकाह करके उसे इस तरह जलील करता है। इंसान कहलाने के भी लायक नहीं तू। बाना हक्का बक्का रह गया, जैसे अल्फाज समझने की कोशिश कर रहा हो। मेहर तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है, बंद करो अपना गंध। मेहर की आवाज गरजी। अगले ही लम्हे उसने बंदूक बाना के सर पर तान दी। बुलाओ मिनाल को अभी। और इसी वक्त बाना ने हाथ उठाए, कुछ कदम पीछे हटते हुए बोला, पागल मत बनो, गन चल जाएगी, नीचे करो यार, बात कर लेते हैं। मगर मेहर के गार्ड्स ने भी अपनी बंदूकें तान ली। पूरा कमरा जैसे धमाके के डियां पर था। बाना ने दोनों हाथ फिजा में बुलंद किए, होठों पर सिकस्टा मुस्कुराहट और आंखों में अब दहशत का रंग। ठीक है बुला रहा हूं। उसने वहीं खड़े होकर ऊंची आवाज में आवाज लगाई, मिनाल बाहर आओ। कुछ लम्हों बाद कमरे के दखिली दरवाजे पर एक हल्की सी आहट हुई। मिनाल नींद से बोझल, सफेद दुपट्टा सर पर ढालका हुआ, चेहरा जर्द, आंखें सूजी हुई, हाथ लाट हुए दीवार को सहारा दे रही थी। उसकी नजरें सामने मेहर खान पर पड़ी और उसके कदम वही जम गए। महर साहब, आवाज जैसे खुद भी कांप रही थी। मेहर ने उसे देखकर लम्हा भर को सांस रोका, चेहरे के टजुआटा सख्त से नरम हुए और बाना के चेहरे पर अब पहली बार सचमुच की घबराहट उभरी। मेहर ने बंदूक का रुख बाना की तरफ रखा और काटा लहजे में बोला, अभी के अभी मिनाल को तलाक दो वरना कसम उठाकर कहता हूँ तेरी कब्र यहीं सी फर्श पर बना दूंगा। बाना ने एक लम्हा उसे देखा, फिर इस्ताई अंदाज में मुस्कुराया, जैसे उस धमकी से माऊबा होना उसके सनासना ना हो। मेहर खान बस करो अब, यह ड्रामे खत्म करो। तुम मेरे दोस्त हो इसीलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन इसका हरगिज यह मतलब नहीं कि तुम मेरे जाती मामलात में घुसकर हुक्म चलाओ। अभी इसका जुमला मुकम्मल भी नहीं हुआ था कि मेहर का दूसरा थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। उसकी गर्दन एक तरफ झुक गई। मेहर की आवाज गुस्से से लर्ज रही थी, दो तलाक अभी के अभी वरना तेरी लाश यहाँ से बाहर जाएगी, समझा। मैं तेरी आंखों में वह सारा गुआ, वह गंदगी खत्म कर लूंगा। बाना का चेहरा अब संजीदा हो चुका था, बदन पर खौफ की कायहिपा झलक वह होने लगी थी। बंदूक की नोक सर के इतने करीब हो तो अल्फाज भी बदलने लगते हैं। उसने गार्ड्स की बंदूकें भी अपने ऊपर तान ली। थूक निगलकर पीछे हटा। उसने नजर डाला मिनाल पर जो अब भी खामोश खड़ी थी, आंखों में वही लकाई, वही कामोम की गहराई। चंद लम्हे खामोशी में गुजरे, फिर वह धीरे से बोला, ठीक है दे देता हूँ तलाक। मेहर ने एक कदम पीछे हटकर उसे इजाजत दी। बार ने गहरी सांस ली, माथे से पसीना पूंजा और स्पॉट लहजे में कहा, मैं बाना अली वद रहीम अली अपनी बीवी मिनाल इसयाका को तलाक देता हूँ। उसने एक लम्हा टवकप्पा किया, फिर दोबारा डोआका बोला, मैं बाना अली मिनाल इसयाका को दूसरी तलाक देता हूँ। फिर तीसरी बार वो लफ्ज जैसे जहर बनकर उसके आंख से निकले, मैं बार अली तुम्हें तीसरी और आखिरी तलाक देता हूँ। मिनाल का जिस्म कांप गया, आंखों से आंसू टपकने लगे। अल्फाज तो सुने थे मगर यकीन फिर भी नहीं आ रहा था। मेहर ने बंदूक नीचे की, फिर बढ़कर बाना को दोनों हाथों से जोरदार धक्का दिया। अब तो कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं, तेरे जैसी कमाईगी करने वाला दोस्त कहलाने के काबिल नहीं। फिर वह मिनाल की तरफ मुड़ा, नरम लहजे में बोला, चलो मेरे साथ सब खत्म हो गया। मिनाल ने लाट हुए कदम आगे बढ़ाए, उसके हाथ पर मेहर ने हाथ रखा, जैसे एतमाद बकासा के लिए उसकी उंगलियां कपकपा रही थी। मेहर ने उन्हें मजबूती से थाम लिया। बाना वहीं गुमसुम खड़ा रहा, जैसे अपने महल का तख्त गिरने का मंजर देख रहा हो। मेहर और मिनाल दरवाजे से बाहर निकले, गार्ड्स उनके पीछे, और पीछे क्या रह गया, एक वीरान खामोश लाउंज जहां ताकत, गुआ और जुल्म सब शिकस्त खा चुके थे। 3 महीने 10 दिन बाद फ्लोर टू सीलिंग खिड़कियों से रोशनी छन छन कर अंदर आ रही थी। फ्लैट का माहौल पुरस्कूना था, जैसे हर शय ठहर गई हो। मिनाल सफ़ेद सलवार कमीज में दुपट्टे को सीने पर अच्छी तरह जमाए लाउंज के सोफे पर बैठी थी। हाथ में किताब थी मगर नज़र एक ही सफ़े पर कई बार जा चुकी थी। वह अंदर से अब भी बेचैन थी, जैसे हर सुकून के पीछे एक हल्का सा आधास हो। दरवाज़ा खुला, हाथ में गुलाबों का गुलदस्ता लिए मेहर खान अंदर आया। उसके कदम धीमे थे लेकिन लहजा हमेशा की तरह मजबूत
मजबूत। मिनाल ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा, चेहरे पर एक नर्म मुस्कुराहट उभरी, दिल को कुछ सुकून सा मिला। वह जल्दी से खड़ी हुई। अस्सलाम वलकम साहब। मेहर ने मुस्कुराकर सर हिलाया। वलकम सलाम, कैसी हो? ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, वह बोली और आगे बढ़कर सोफे की तरफ इशारा किया। बैठिए ना, आप थके हुए लग रहे हैं। मेहर सोफे पर बैठ गया, गुलदस्ता मेज पर रखा और उसे बैठने का इशारा किया। बैठो, मुझे तुमसे एक बात करनी है। मिनाल का दिल एक लम्हे को रुक सा गया, मगर चेहरे पर संजीदगी रखकर वह आहिस्ता से उसके सामने बैठ गई। जी पाम साहब। मेहर ने एक लम्हा उसे गौर से देखा, उसकी नजरें नीची थी मगर चेहरे पर एक वकार और ठहराव था। मिनाल, जिंदगी ने तुम्हें बहुत कुछ दिखाया लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। तुमने अपनी इज्जत भी इज्जत से गुजारी, किसी का दर नहीं काट गई। तुम्हारे अंदर जो हौसला है मैंने शायद पहली बार किसी औरत में देखा हो। वह कुछ बोली नहीं, बस खामोशी से सुन रही थी। मेहर ने थोड़ा आगे बढ़कर झुककर कहा, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसमें कहीं ना कहीं मेरी कोताही भी शामिल है। अगर मैं बाना को अपने घर ना बुलाता तो शायद वह तुम्हारी जिंदगी में कभी ना आता। मैं यह सच कभी नजरअंदाज नहीं कर सकता और इसीलिए आज मैं तुम्हारे सामने एक फैसला लेकर आया हूँ। वह एक लम्हा को रुकी, फिर नजरें उठाकर उसे देखा। क्या फैसला? मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। मिनाल, मेहर ने साफ अल्फाज में कहा, दूसरी शादी का फैसला है। मेरा शहर से सब कुछ साफ कर चुका हूँ। वह जानती है कि तुम मेरी जिम्मेदारी हो और अब मैं तुम्हें जिंदगी का वह मुकाम देना चाहता हूँ जिसकी तुम हकदार हो। मिनाल की आंखों में एक हाका उभरी, फिर वह बोली, मगर सेहर बीबी वह बहुत अच्छी है, उनका दिल टूटेगा। मेहर ने नरमी से जवाब दिया, मैंने उनसे बात की है। मिनाल, शहर बहुत समझदार औरत है और वह जानती है कि यह फैसला रहम का नहीं इज्जत का है। मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाकर दुनिया को यह पैगाम देना चाहता हूँ कि मजलूम औरत को सहारा देना कमजोरी नहीं हौसला है। चंद लम्हे खामोशी छा गई। मिनाल की आंखों में नमी तैरने लगी। अगर आप समझते हैं कि इसमें किसी का नुकसान नहीं तो मैं राजी हूँ, वह धीरे से बोली, आवाज में अलस थी मगर मभी। मेहर ने मुस्कुराकर सर हिलाया, फिर तैयारी करो, निकाह जल्द होगा। अब तुम सिर्फ मिनाल नहीं मियाल मेहर खान बनने जा रही हो। जबकि वह धीमा सा मुस्कुराई थी। कहते हैं ना, हर आजमाइश के साथ आसानी है और उस मासूम को भी एक बड़ी आजमाइश के साथ आसानी मिल गई थी। मेहर खान जैसे आला आपा मर्द का साथ मिल गया था और बेशक कब किस पर अल्लाह का एहसान हो जाए कोई नहीं जानता। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। सुनने का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।